नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया था मुग़ल साम्राज्य का पतन। उसके विघटन में हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग राज्य। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप भी इसको फर्दर, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने नीडफुल स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उन तक आप इस बात को ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, ये जो चैनल मैंने बनाया था, इसका उद्देश्य केवल और केवल एक ही था कि उन सब स्टूडेंट्स या तैयारी करने वाले लोगों तक इस चैनल की पहुंच बने, जो कोचिंग सेंटर में जाकर बड़ी बड़ी फ़ीस देकर अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, या जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं है। एक्चुअल में उनको पता भी नहीं है कि हाँ, उनको किस दिशा में जाना चाहिए, या किस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाने के बाद उनको अपनी मंजिल प्राप्त होगी। इस प्रकार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली डेली निकलते हैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, और अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। उनको एक्चुअल में यही नहीं पता है कि वो मेन रास्ता कौन सा है जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बेसिकली अपनी मंजिल यानी तैयारी करते हुए आपकी जो मंजिल है वो क्या है। कोई भी प्रिपरेशन आदमी कर रहा है, कोई भी तैयारी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और तो उसका मेन मकसद क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। देखिए, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ये मेन मकसद हो सकता है, बट उसके पीछे जो आपकी तैयारी है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका रास्ता है, उसको आसान बनाने का काम करता है गाइड, या मेंटोर कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, या गुरुजी, मास्टर, जो भी आप उसको नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। ये जो चैनल बनाया गया था, ये उसी प्रयास को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, और आप तक वो मटेरियल जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, आसानी से पहुंच पाए। इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, और इसलिए ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं नहीं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं या आप तक अच्छे से अच्छा मटेरियल पहुंचाते हैं। तो आप उन सभी यूट्यूब चैनल्स या इस यूट्यूब चैनल के साथ में अगर आप जुड़ रहे हैं, तो आप अपने एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ, बाय हार्ट आप इस चीज़ को फॉलो करें। कोई भी टीचर या कोई भी गुरु जब आपको कोई चीज़ बताता है, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। आपको उसकी कही हुई हर एक बात पर विश्वास करना होगा, और आपको विश्वास करना होगा कि हाँ, अगर वो कोई रास्ता दिखा रहा है तो उस रास्ते के पीछे जो मंजिल है, उस रास्ते के आगे जो मंजिल है, जहाँ पर वो रास्ता पहुँच रहा है, उस मंजिल पर आपका नाम ज़रूर लिखा होगा। ये यूट्यूब चैनल भी इसी माध्यम के लिए बनाया गया था, ताकि हर एक उस स्टूडेंट्स तक इसकी पहुँच बन पाए जो भारी फीस देकर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने से बच सके, या उनके पास में बहुत सारा पैसा नहीं है ताकि वो अपना फ़ीस पेमेंट कर सके। यहाँ पर आपको वही सब गाइडेंस मिलेगी, यहाँ पर आपको वही सब चीज़ें मिलेगी, ताकि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। तो इस चैनल के माध्यम से आपको वो सब चीज़ें मिलने जा रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मैसेज को प्राप्त कर चुके होंगे। तो चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया था मुग़ल साम्राज्य का पतन, और मुग़ल साम्राज्य के पतन में हम लोगों ने पढ़ा था औरंगज़ेब, जो लेटर मुग़ल एम्पायर थे, यानी लेटर बाद में आने वाले जितने भी मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, और बहादुर शाह जफ़र तक 1858 तक। 1858 में ऑफिशियली आधिकारिक रूप से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि 1858 में एक एक्ट पारित किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पारित किया जाता है जिसके माध्यम से ये स्वीकृत किया जाता है कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसका आधिकारिक तौर पर अंत या पतन हो चुका है। बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया जाता है और उसको पेंशन पर रंगून भेज दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है मुग़ल साम्राज्य का पतन, विघटन, यानी मुग़ल साम्राज्य जो पूरे भारत में फैला हुआ था अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ा था जाट साम्राज्य, उसके बाद हमने पढ़ा था सिख, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैसूर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैसूर साम्राज्य, और मैसूर साम्राज्य को किसने बनाया और किस प्रकार से मैसूर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और किस प्रकार से इसका अंत हुआ, ये आज हम इस लेक्चर के दौरान पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, यानी औरंगजेब के कहे अनुसार ये लोग अपना जो राजपाट है वो चलाते थे। उसके बाद 1719 ईस्वी में क्या होता है, मैसूर से चौथ वसूलने का जो अधिकार है वो मराठों को मिला था। ठीक है, ये जो चौथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सरदेसाई, चौथ, ये सब क्या है, करों के, टैक्सेस के नाम हैं। मराठों ने ईजाद किया था इनको। क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, चौथ और सरदेसाई क्या है, ये टैक्सेस के नाम हैं और इनको मराठों ने ईजाद किया था। और मराठी क्या करते थे, आम जनता, ये जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे ये टैक्सेस वसूलते थे और जो मुग़ल बादशाह था उनको एक मुश्त यानी एक इंस्टॉलमेंट के रूप में बाकी का जो पैसा था वो दे देते थे। तो एक तरह से क्या थे, रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे मराठे छोटे छोटे राज्यों से। तो आगे क्या होता है देखिए, मैसूर का जो राजा था चिक्का कृष्ण राज मैसूर का राजा था और उसके दो मंत्री थे, कौन कौन, देवराज सेनापति और नंजराज। ये राजस्व एवं वित्त नियंत्रक थे, इनको सर्वाधिकारी, और जो सेनापति थे उनको दाईवाल भी बोलते थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। यूपीएससी, जिन लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी में 4 ऑप्शन देगा और वहाँ पर पूछेगा कि राजस्व एवं वित्त नियंत्रक या सर्वाधिकारी किसको कहा जाता था। ठीक है, यानी सर्वाधिकारी किसको, किस प्रकार के अधिकारी को सर्वाधिकारी कहा जाता था, राजस्व एवं वित्त नियंत्रक सेनापति को, ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उनको। इस प्रकार से 3 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सर्वाधिकारी थे वो कौन थे, राजस्व एवं वित्त नियंत्रक हुआ करते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते देखिए, जो 2 मंत्री मैंने आपको बताए हैं सर्वोपरि राजा, उनमें से कौन बना, नंजराज। ठीक है, नंजराज उनमें सर्वोपरि बना और नंजराज की सेना में एक छोटा सा सिपाही था, हैदर अली उसका नाम था। ठीक है, बाद में राज्य का स्वामी बना, कौन, हैदर अली। क्यों, हैदर अली के अंदर इतनी कैपेबिलिटी और इतनी कार्यकुशलता थी कि उसने, पहले हैदर अली क्या हुआ, एक छोटे से किले का सूबेदार बना और फिर उसके बाद सेना का सेनापति और उसके बाद लास्ट में अपनी कार्यकुशलता के बल पर ये मैसूर राज्य का राजा बना। ये अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद चलिए देखिए, हैदर अली को डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हैदर अली का जन्म हुआ था 1722 में मैसूर के कोलार। कोलार कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कोलार है कर्नाटक में, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। पिता जो क्या थे, वो सैनिक अधिकारी थे जिनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में हो गई थी। इनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने 1755 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल किले का फौजदार नियुक्त किया। देखिए इनकी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी जो कार्यकुशलता है उसके बल पर इनका जो ओहदा है, जो पद है, वो बढ़ रहा है। तो 1755 में क्या होता है, हैदर अली को डिंडीगुल का जो किला है उसका क्या बना दिया जाता है, फौजदार बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, डिंडीगुल के जो किले थे 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं हैदर अली इस किले के अंदर। और आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कैसे करते हैं, जो विदेशी यानी फ्रांसीस जो थे, जो फ्रेंच लोग थे, चूँकि अंग्रेज यानी जो हैदर अली थे
उनकी लड़ाई होती थी किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, और उनकी मित्रता थी किसके साथ में, जो फ्रेंच थे, और इन दोनों के आपस में शत्रुता होती थी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो दुश्मन का दुश्मन जो क्या होता है, दोस्त होता है। यानी हैदर अली का दुश्मन कौन था, ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का दुश्मन था फ्रेंच। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फ्रेंड बन गए। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। राजधानी क्या होता है, उसी टाइम पे मैसूर से श्रीरंगपट्टम में स्थापित कर दी जाती है, और 1759 में हैदर अली को सेनापति बना दिया जाता है। 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक घोषित किया जाता है हैदर अली को। दक्कन में हैदर अली अपना पहला व्यक्ति था अंग्रेज़ों को हराने वाला। ठीक है, देखिए उस टाइम में अंग्रेज़ों का ओहदा इतना बड़ा था, ठीक है, कि वो पूरे भारत पर राज कर रहे थे। पूरे भारत पर धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व है वो फैल चुका था। बट हैदर अली एक ऐसा शासक था मैसूर का जिसने अकेले ने अंग्रेज़ों की सेना को परास्त किया था। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, और कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे आगे। 1782 ईस्वी में क्या होता है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, यानी हैदर अली, या फिर यह कहें, ये यूँ कहें कि मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहले और दूसरे में हैदर अली का रोल था, और थर्ड और फोर्थ में टीपू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र थे उनका रोल था। लेकिन क्या होता है कि सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियाँ अंकित कराई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। कौन है, टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान। हैदर का पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान। और ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ये जैकोबिन क्लब क्या है, ये जैकोबिन क्लब एक तरह की सोसाइटी है, सोसाइटी थी उस टाइम पे, जिसके अंदर अंग्रेज और या बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस के कुछ अधिकारी लोग हुआ करते थे, यानी जितने भी विदेशी अधिकारी लोग हुआ करते थे वो इस क्लब का हिस्सा हुआ करते थे उस टाइम पर। तो टीपू सुल्तान का कद इतना बड़ा था उस टाइम पर कि इन्होंने भी जैकोबिन क्लब की सदस्यता स्वीकार कर रखी थी। टीपू सुल्तान की जो विदेशी नीति थी, यानी विदेशों के साथ में उनकी जो कूटनीतिक बातचीत थी, वो इतनी समग्र, इतनी प्रगाढ़ थी, दृढ़ थी, कि उसी के बल पर उन्होंने अपने यहाँ पर विदेशी हथियारों का प्रोक्योरमेंट किया, विदेशी हथियारों को ख़रीदा, और ये अपने यहाँ पर उन्होंने एक आर्मरी बनाई जिसके अंदर विदेशी हथियार रखे हुए थे। उसने क्या कर रखा था, उसने अपनी सेना में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। और ये रिपो यानी फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो एकमात्र विदेशी अधिकारी नहीं थे उसकी सेना में इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे विदेशी अधिकारी नियुक्त किए हुए थे, ताकि वो अपनी सेना को इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत बना सके कि वो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ सके। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन बनता है। कैसे, देखिए बताते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 में, और 1769 तक ये चलता है। किस किस के बीच में होता है, देखिए हैदर अली प्लस निज़ाम और अंग्रेज एक तरफ थे और हैदर अली दूसरी तरफ थे। यह युद्ध खत्म होने के बाद में क्या होता है, मद्रास की संधि। देखिए कोई भी युद्ध होता है उसके बाद में एक संधि होती है। संधि में समझौता हो जाता है कि हाँ, हमने जो लिया है या हमें जो पाया है वो तुम्हें दे देते हैं, या तुमने जो मिला है वो हमें दे दो, या इस तरह से कुछ भी उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है संधि के माध्यम से। इसीलिए कोई भी युद्ध के बाद में जो संधि है उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन दे देगा युद्ध के नाम, और इसके सामने 3 संधि दे देगा, फिर उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग भी करवा सकता है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से 1784 के बीच में। और इस युद्ध को ख़त्म होने के बाद में क्या होता है, मैंगलोर की संधि होती है। पहले मद्रास की संधि, उसके बाद मैंगलोर की संधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 टीपू और अंग्रेजों के बीच में होता है। श्रीरंगपट्टम की संधि होती है इसके खत्म होने के बाद 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है जी टीपू प्लस अंग्रेजों के बीच में, और टीपू इसमें मारा जाता है। ठीक है,
सहायक संधि एकमात्र ऐसा रीज़न था, क्या था रीज़न, जिसके कारण इनके अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध होता है। सहायक संधि में क्या होता था, देखिए सहायक संधि अंग्रेज़ों की एक प्रकार की संधि थी, एक प्रकार का एग्रीमेंट था छोटे छोटे राज्यों के साथ कि आपका जो राज्य है, आपका जो छोटा राज्य है, हम उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है, हम उसकी रक्षा करेंगे बाहरी आक्रमण से, और इसके बदले में आप हमें कुछ टैक्स प्रदान करेंगे। यह था सहायक संधि का सार। टीपू सुल्तान इससे सहमत नहीं थे। वो बोलते थे कि हम अपने सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, हमें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यही रीज़न था कि अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान या हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ करते थे। देखिए जब टीपू सुल्तान मारे जाते हैं तो अंग्रेज़ क्या बोलते हैं, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। यानी उनका कद इतना बड़ा था, टीपू सुल्तान का जो भय था वो अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा था कि उनको मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो देखिए ये जो लेक्चर था फिलहाल इसमें इतना ही है। और अंग्रेज़ों और एंग्लो मैसूर युद्ध, चारों एंग्लो मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डेट से याद रखिए। उनके बाद में होने वाले संधि, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, और लास्ट थर्ड में क्या था, श्रीरंगपट्टम की संधि। फोर्थ में कोई संधि होती नहीं है, क्योंकि फोर्थ के बाद तो टीपू सुल्तान मारे ही जाते हैं, तो संधि किसके साथ होगी फिर। तो ये जो फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं मैसूर राज्य के बारे में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमेशा इनसे बन जाता है। अगले लेक्चर में देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्या, अवध। अगले लेक्चर में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अवध। देखिए यहाँ पर अवध हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि अवध राज्य किस प्रकार से बना और वह किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रहा भारत की आज़ादी के से पहले और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद हम अवध के बाद हम पढ़ेंगे बंगाल, और बंगाल के बाद फिर हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आता है आगे आपका राजपूत, और फिर आता है आपका मराठे। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी नवीन राज्य बने थे मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन के बाद, वो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, चैनल है, जो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा नहीं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है इस चैनल की या इस गाइडेंस की, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस हैं, जो मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल, वो पहुंचता रहे उन तक भी, और वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें, अपनी फ़ीस बचा सकें और अपना टाइम बचा सकें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।